नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज बात उन नारों एवं स्लोगन के इतिहास की जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लगाए जाते थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लगाए जाने वाले जो नारे थे वो वर्तमान समय में भी लगाए जाते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हमेशा अपनी सार्वजनिक सभाओं में वंदे मातरम का उद्घोष करते हैं। 2011 में जब गांधीवादी नेता या गांधी जी के अनुयायी अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार विरोध प्रदर्शन हुआ था, तो उस दौरान वंदे मातरम और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए जाते थे। यदि हम लोग देखें तो हाल ही में 2019 के अंत में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध के दौरान इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगातार लगाए जाते थे। तो आज के सेशन में हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि इन नारों या स्लोगन को सर्वप्रथम किस राष्ट्रवादी नेता या कवि या इतिहासकार ने दिया था, ये नारे आए कहां से, इन स्लोगन्स का प्रयोग किस प्रकार से किया गया था। तो आइए आज का सेशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग सबसे पहला स्लोगन जो लेंगे वह है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब नेताजी ने इंडियन नेशनल आर्मी या आईएनए का जब गठन किया था, तो सैनिक एक दूसरे को अभिवादन करने के लिए जय हिंद नारे का प्रयोग करते थे। लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार वास्तव में यह जो नारा था नेताजी ने नहीं दिया था। कुछ विद्वानों के अनुसार यह जो नारा था यह जैनुल आबेदीन हसन जो आईएनए के एक अधिकारी थे, उन्होंने यह नारा दिया था। पूर्व सिविल सेवक नरेंद्र लूथर ने अपनी किताब लैंडोर्ड्स ऑफ हैदराबाद में लिखा है कि यह शब्द जो है हैदराबाद के कलेक्टर के एक बेटे जैनुल आबेदीन हसन के द्वारा दिया गया था, जो अध्ययन करने के लिए जर्मनी गए थे। वहां जैनुल आबेदीन हसन की मुलाकात सुभाष चंद्र बोस से होती है और वो आईएनए में शामिल हो जाते हैं। नेताजी के द्वारा उन्हें आईएनए के सैनिकों के लिए एक सैन्य अभिवादन लिखने का काम सौंपा गया था, जो जाति, धर्म या समुदाय विशेष से संबंधित न होकर एक अखिल भारतीय आधार वाला हो। नरेंद्र लूथर के अनुसार प्रारंभ में हसन ने हेलो का सुझाव नेताजी को दिया था, लेकिन नेताजी ने इस सुझाव को खारिज कर दिया। उसके बाद जय हिंद का विचार आबेदीन हसन को तब आया जब वह जर्मनी के कोनिग्सब्रुक शिविर में थे, जहां दो राजपूत सैनिक आपस में अभिवादन करने के लिए जय राम जी का उपयोग कर रहे थे, जय राम जी की जय का उपयोग कर रहे थे। और जब उन्होंने इस नारे को देखा तो उन्होंने सोचा कि क्यों न जय हिंदुस्तान की को नारे के रूप में किया जाए। तो बाद में जब नेताजी के पास यह शब्द आया तो उन्होंने जय हिंद इसे जय हिंद कर दिया और यह आईएनए के सैनिक एक दूसरे को अभिवादन करने के लिए प्रयोग करने लगे। जय हिंद का तात्पर्य क्या होता है? तो लॉन्ग लिव इंडिया, या जिसके द्वारा भारत के लिए लड़ाई का नेतृत्व करने का आह्वान किया जाता है। अगला नारा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह नारा भी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। इस नारे का जो मूल है वह नेताजी के उस भाषण में मिलता है जो उन्होंने 4 जुलाई 1944 को तत्कालीन बर्मा, जिसे हम आधुनिक म्यांमार के नाम से जानते हैं, उसके मूल में मिलता है। उस भाषण में नेताजी ने कहा था कि अंग्रेज एक विश्वव्यापी संघर्ष में लगे हुए हैं और इस संघर्ष के दौरान उन्हें एक साथ कई मोर्चों पर हार का सामना करना पड़ रहा है। दुश्मन काफी कमजोर हो गया है। स्वतंत्रता के लिए हमारी लड़ाई 5 साल पहले की तुलना में आज बहुत ही आसान हो गई है। उन्होंने भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध के द्वारा प्रदान किए गए अवसर का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा था कि ऐसा दुर्लभ और ईश्वर प्रदत्त अवसर सदी में एक बार आता है
और उदार निप्पॉन, जिसे आज हम लोग जापान के नाम से जानते हैं, तो उदार निप्पॉन की मदद से पूर्वी एशिया में भारतीयों के लिए एक आधुनिक सेना बनाने के लिए हथियार प्राप्त करना संभव हो गया है। इसी भाषण में उन्होंने आगे कहा था, दोस्तों, मुक्ति संग्राम में मेरे साथियों, आज मैं आपसे एक चीज की मांग करता हूं, सबसे बढ़कर मैं आपसे खून की मांग करता हूं। यह खून ही है जो दुश्मन द्वारा बहाए गए खून का बदला ले सकता है। यह खून ही है जो आजादी की कीमत चुका सकता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इस नारे के साथ ही नेताजी ने अपना भाषण भी समाप्त किया था। तो बर्मा के उस भाषण में नेताजी के इस नारे का मूल मिलता है। अगला नारा है वंदे मातरम। यह जो नारा था बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति आनंद मठ की एक गीत से लिया गया है। आनंद मठ में एक गीत है जिसका शीर्षक है वंदे मातरम। यह शब्द जो है मातृभूमि के प्रति सम्मान व्यक्त करने की भावना को दर्शाता है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कांग्रेस के 1896 के सम्मेलन के दौरान इसे सर्वप्रथम गाया गया था तथा जल्द ही यह नारा जो है राष्ट्रवादी भावनाओं को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम बन गया। आनंद मठ में बंगाल में अंग्रेजों के खिलाफ हुए नागा सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर लिखा गया एक उपन्यास है, जिसमें नागा साधुओं ने बंगाल में अकाल के समय ब्रिटिश सत्ता के द्वारा लगान वसूलने के विरोध में किया गया था। ब्रिटिश शासन समाप्त होने के उपरांत जब भारत 1947 में आजाद हुआ तो बहुत सारे लोगों ने इस गीत को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार करने को कहा था, परंतु कुछ राष्ट्रवादी नेताओं ने इसकी आलोचना की, जिसके कारण आज यह गीत जो है भारत का राष्ट्रीय गीत बन गया है। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है तथा विभिन्न अवसरों पर इस वंदे मातरम का भी उद्घोष किया जाता है। अगला प्रमुख नारा है इनकलाब जिंदाबाद। इस नारे को मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में पहली बार इस्तेमाल किया था। इनकलाब जिंदाबाद का मतलब होता है कि क्रांति जीवित रहे। स्वामी कुमारानंद के साथ हसरत मोहानी भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन में भी शामिल थे तथा 1925 में जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी तो मौलाना हसरत मोहानी उसके संस्थापकों में से एक थे। मोहानी ने पहली बार 1921 ईस्वी में कांग्रेस के अहमदाबाद सत्र में पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज्य की मांग भी की थी। पूर्ण स्वराज्य की जो मांग की थी वो पहली बार 1901 में मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा ही मांग की गई थी। इनकलाब पर उनका जोर उपनिवेशवाद के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक असमानता के खिलाफ लड़ने के उनके आग्रह से प्रेरित था। मोहानी रूस में हुए बोल्शेविक क्रांति से अत्यधिक प्रेरित थे तथा इस क्रांति की प्रेरणा से ही उन्होंने इस नारे को संघर्ष का प्रतीक बना दिया था। 1920 के दशक में भगत सिंह और उनकी नौजवान सभा के साथ साथ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा यह एक क्रांति का पर्याय, यह नारा जो था एक क्रांति का पर्याय बन गया था। जब 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के साथ दिल्ली की विधानसभा में खाली बेंचों पर जब बम फेंके गए थे तो दोनों इनकलाब जिंदाबाद का ही नारा लगा रहे थे। इस घटना के बाद यह नारा जो था भारत में क्रांति का पर्याय बन गया था। अगला नारा है सरफरोशी की तमन्ना। यह नारा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है कि कविता की प्रथम 2 पंक्तियां हैं। यह जो कविता था यह कविता बिहार के कवि और शायर बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा 1921 ईस्वी में जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद
लिखी गई थी। इस कविता में सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है बार बार दोहराई गई है और इन पंक्तियों को महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने लोकप्रिय बनाया था। उन्होंने मशहूर काकोरी ट्रेन डकैती में भी हिस्सा लिया था तथा इन पंक्तियों को दोहराते हुए ही वह फांसी के फंदे पर झूल गए थे। अगला नारा है डू और डाई। जब स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने यह महसूस किया कि यदि स्वराज्य प्राप्त करना है तो स्वतंत्रता आंदोलन को और अधिक तीव्र करना होगा। इसी क्रम में गांधी जी ने 1942 में अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्राप्त किया था। जब 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, जिसे आज हम लोग अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जानते हैं, में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई तो उस बैठक के बाद गांधी जी ने आगे का रास्ता बताने के लिए हजारों लोगों की सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि वह अपनी मांगों को वायसराय के पास दृढ़तापूर्वक ले जाएंगे तथा यह कहते हुए मैं पूर्ण स्वतंत्रता से कम किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होने जा रहा हूं। हो सकता है कि वह नमक कर आदि को समाप्त करने का प्रस्ताव लें, लेकिन मैं कहूंगा स्वतंत्रता से कम कुछ नहीं। फिर उन्होंने लोगों से यह कहा कि उन्हें करना क्या चाहिए, तो उन्होंने लोगों को इसी भाषण में स्वतंत्रता के लिए एक मंत्र दिया था और कहा था कि यह रहा एक छोटा मंत्र जो मैं तुम्हें देता हूं और यह मंत्र है करो या मरो। हम या तो भारत को आजाद कर देंगे या कोशिश करते हुए मर जाएंगे। हम अपनी गुलामी की स्थिति को देखने के लिए अब जीवित नहीं रहेंगे। यह नारा जो था डू और डाई महात्मा गांधी के द्वारा अगस्त क्रांति के दौरान दिया गया था। अगला नारा है भारत छोड़ो या क्विट इंडिया स्लोगन। तो यह नारा जो है 1942 में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के समाजवादी और ट्रेड यूनियनवादी नेता यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था। कुछ साल पूर्व 1928 में जब भारत में साइमन कमीशन आया था तो साइमन कमीशन के विरोध के लिए भी यूसुफ मेहर अली ने साइमन गो बैक का नारा दिया था। साइमन कमीशन भारत में भारतीय संवैधानिक सुधार पर काम करने के लिए आया था, लेकिन इस आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। इसलिए इस साइमन कमीशन का भारत में बहिष्कार किया गया था। तो आज का जो सेशन था प्रमुख नारों से संबंधित यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहां से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक देखते रहिए मंथन क्लासेस। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।